हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो चलते हैं आज के जैसा कि हम सिंथेसिस का अगला क्रम देख रहे हैं, बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेज बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से दो सेंटेंसेज को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जिसका टॉपिक है बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो इस विधि का प्रयोग किस प्रकार से होगा और कैसे इसमें सेंटेंसेज को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ फॉर्मल जानकारी जो आप सभी को। नॉमिनेटिव मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? सब्जेक्ट, कर्ता को। और एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र। किसको बोला जा रहा है? आपका एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र अर्थात फ्री। तो अर्थात यहाँ पे ऐसे कर्ता की बात हो रही है जो पूर्ण रूप से क्या है, वह स्वतंत्र हो। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए कि कर्ता क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात हमें दो सेंटेंस यहाँ पे जोड़ने के लिए प्राप्त हो और एक कर्ता क्या हो, स्वतंत्र हो। लेकिन इस तरीके से इसका परिभाषा नहीं हो सकता। इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को जोड़ते समय दो अलग अलग कर्ता रहेंगे और दोनों कर्ता के बीच में एक रिलेशन होगा। वह रिलेशन कैसा होगा, उनके बीच में संबंध कैसा होगा? कॉज और रिजल्ट का रिलेशन होगा, या रीजन और रिजल्ट का रिलेशन होगा, कारण और परिणाम का संबंध होगा। तो सबसे पहले चले अगर इसकी बात कर ले तो पहचान की। किसकी बात कर ले? अगर इसकी पहचान क्या होगी, तो पहचान आपका कह रहा है कि पहचान इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जैसा कि हो गया कि कर्ता सब्जेक्ट को बोला जा रहा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र। पहचान अगर इसमें चले किस प्रकार से दो सेंटेंसेज को मिलाकर अगर सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज होगा। तो कैसे उसको हम जानेंगे, पहचानेंगे कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। तो पहचान की बात कर रहा है तो दोनों वाक्यों में आपका पहला पहचान है कि दोनों वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, आपका कह रहा है कि दोनों वाक्यों में अलग अलग कर्ता होंगे, कर्ता होते हैं। पहला ये आपका पहचान है कि दोनों वाक्यों में अलग अलग कर्ता होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों वाक्यों के बीच जो अलग अलग कर्ता है, तो दोनों सब्जेक्ट्स के बीच कह रहा है कि कर्ता के बीच, ठीक है, जो दोनों कर्ता है सब्जेक्ट्स के बीच जो संबंध होगा वह होगा संबंध कारण एवं परिणाम का संबंध होगा। यही मेन आपका पहचान है, कारण और परिणाम का संबंध, रीजन और रिजल्ट का संबंध। जहाँ पे कारण है वहीं पे आपका परिणाम है। ठीक है, तो इसके बीच में आप पाओगे सब्जेक्ट वन का जो आपका सेंटेंस वन का जो सब्जेक्ट है उसका कारण कहीं ना कहीं परिणाम दर्शाएगा दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ। तो ये आपकी पहली पहचान कि दोनों वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे और उनके बीच में जो क्या होगा, जो परस्पर एक संबंध होगा, कारण और परिणाम। जो पहले वाले सब्जेक्ट का जो कारण होगा वह कहीं ना कहीं दूसरे वाले सब्जेक्ट के जो या दूसरे सेंटेंस के सेंटेंस पर परिणाम होगा या सेंटेंस में परिणाम पाया जाएगा। पहले वाले सेंटेंस के वाक्य का कार्य करने का कारण जो होगा वह कहीं ना कहीं परिणाम बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले वाले सेंटेंस का हो सकता है कि पहले में परिणाम हो और दूसरे में आपका कारण हो। तो सर्वाधिक मामले यह देखे जाते हैं इसमें कि आपका पहले वाले सेंटेंस में कारण होता है, दूसरे वाले में आपका परिणाम। तो यह कह रहा है कि इसमें आपका संबंध रीजन और किसके बीच में, रिजल्ट के बीच में, कॉज और रीजन के बीच में। अब जब हम पहचान गए, या सीधी बात कर ले, हम इतना कारण और रीजन परिणाम इन सब के चक्कर में पड़ रहे हैं, अगर हम बात कर ले कि एक ऐसा कर्ता आपको प्राप्त होगा जो दोनों के बीच में आप दोनों अलग अलग कर्ताओं में पाएंगे कि एक कर्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र समझ में आएगा। किस तरीके से? उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। आप पाएंगे कि उसका किसी प्रकार से लेना देना दूसरे वाक्य के कर्ता के साथ नहीं होगा, लेकिन उसका जो कार्य करने का जो कारण जो खत्म होगा, जो उसका कारण होगा, वह कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट पे परिणाम पड़ेगा। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाक्य में कोई एक कर्ता क्या हो, आपका स्वतंत्र हो। हाँ, तो स्वतंत्र किसे कहेंगे? जिस सेंटेंस में आपका कारण पता चले, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करने का कारण हो, उस सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे। तो अब आपका कह रहा है रूल किस प्रकार से अगर हमने पहचान लिया तो रूल क्या कहता है? तो रूल आपको कह रहा है कि यदि जो कर्ता, जिस सेंटेंस का कर्ता आपका कह रहा है कि जिस
वाक्य का कर्ता कारण प्रदर्शित करे। क्या करे? कारण प्रदर्शित करे। तो उसी सेंटेंस के कर्ता को, उसी सब्जेक्ट को हम क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसे क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं? तो आप जो सब्जेक्ट स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में आप कर्ता की जगह पे रख देंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जोड़ते समय दो वाक्यों को एब्सोल्यूट, और उसके बाद सेंटेंस आप क्या लगाइएगा? हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपका यूज होगा? थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा। तो जो नॉमिनेटिव आपका एब्सोल्यूट होगा, जो कर्ता होगा, स्वतंत्र होगा, उसको सबसे पहले, उसके बाद हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन कह रहा है कि यदि सेंटेंस में पहले से बी फॉर्म अर्थात हेल्पिंग वर्ब इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो और क्या हो? वर हो, तब उसमें हम क्या करेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पहला तो ये है कि आप क्या करेंगे? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और दूसरा आपको कह रहा है कि इनकेस इसमें आपको मिलेगा इज, एम, आर, वाज, वर मिलता है, तो आप उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो कर्ता स्वतंत्र है उसको रखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को, और उसके साथ इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको याद है बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? आपका फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से तो एक आपका ये पता चला कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है, और दूसरा आपको पता चला कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल या सहायक क्रिया जो देख ले कि आपका बीइंग है उसका यूज करते हैं। इसके बाद यदि सेंटेंस आपका पैसिव में भी मिलता है, तो सेंटेंस अगर पैसिव में होगा तो नॉमिनेटिव का तो यूज होगा ही, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यहाँ पे आप पहले लेके जाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसके साथ आप हैविंग का यूज करेंगे, और हैविंग के साथ आप लोग प्रेजेंट जो आपका पैसिव है उसमें बीन लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समरीज कर लेते शॉर्ट में कि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होगा, और दोनों सब्जेक्ट के बीच में सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 यानी दोनों सेंटेंस के कर्ता के बीच में एक परस्पर संबंध होता है, जो संबंध क्या होता है? कारण और परिणाम का। तो आप पाएंगे कि पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो कार्य होगा कहीं ना कहीं कारण बनेगा दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट का कार्य का परिणाम का। और जिस वाक्य का कर्ता कारण प्रदर्शित करे, हमें किस प्रकार से? उसी कर्ता को हम क्या करें? जिस सेंटेंस का आपको कह रहा है कि कर्ता अपने कार्य को दर्शाए या प्रदर्शित कारण के रूप में प्रदर्शित करे, तो उसी को हम क्या करना है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मानकर उसे क्या करेंगे? सबसे पहले रख देंगे उसके साथ हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरी आपको अगर सहायक क्रियाएं दिख रही हैं इज, एम, आर, वाज, वर, तो आप उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस तरीके से यदि पैसिव है तो आप क्या करेंगे? उसमें हैविंग प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए एक एक उदाहरण करके देखा जाए, तो हम लोग एक एक उदाहरण करके देखते हैं जो समझ में आ रहा है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए, द सनसेट, फुल स्टॉप, द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, अब आपका कह रहा है कि वर्क हो गया, यहाँ पे एक सेंटेंस दे रहा है, तो यह सेंटेंस देखिए, आपका कह रहा है कि इस प्रकार से यहाँ एक सेंटेंस आपका यहाँ पे देखिए, द सनसेट, एक कर्ता कौन हो गया? आप मान लेंगे यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है कि सन जो है, और दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको? दूसरे सेंटेंस में कर्ता वर्कर्स, तो दो अलग अलग कर्ता, पहला पहचान। अब देखते हैं द सनसेट, सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया, छिप गया, अर्थात संध्या का समय हो गया, अस्त हो गया। तो ये जो कार्य किया पहला वाला सेंटेंस, इसने कार्य किया, तो यहाँ पे एक तरीके से कारण बता रहा है, अस्त होने का कारण
जो उसका कार्य समाप्त हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो वह कहीं ना कहीं कारण प्रदर्शित कर रहा है। तो उसका परिणाम अब क्या हो रहा है कि दूसरे सेंटेंस में पढ़ रहा है कि परिणाम कामगारों ने या कारीगरों ने या जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने अपने कार्य को वहीं पर छोड़ दिया, समाप्त कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंस का प्रभाव, परिणाम किस पर पड़ रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस पे। तो अभी बात हुई थी कि जो सब्जेक्ट या जो सेंटेंस कारण प्रदर्शित करे सबसे पहले उसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, द सन। अब हमने इसमें क्या यूज करना है, हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग, और थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे तो इसका सेम होगा तीनों फॉर्म सेट। या एक तरीके से और समझ ले कि सूर्य का काम अस्त हो गया, उसका लेना देना दूसरे वाक्य से किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन उसका संबंध बता रहा है कि कहीं ना कहीं उसका कार्य करने का जो समाप्त हो गया उसका कार्य, वह परिणाम पड़ रहा है दूसरे कार्य पर। तो इस तरीके से हमने उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किया और हैविंग लगा के सेट, और दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगा के जोड़ दीजिए, द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से जहां में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को पहचान लेना है जो आपको प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले उस कर्ता को स्वतंत्र कर्ता बनाने के लिए उसको लाएंगे और उसके साथ हैविंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और देखें, द पुलिस अराइव, यहाँ पर एक सेंटेंस और दे रहा है, द पुलिस अराइव फुल स्टॉप, द डकैट्स रैन अवे, द डकैट्स रैन अवे। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। अब आपका यह सेंटेंस है, तो पुलिस यहाँ पे पहुंची, इसका कार्य हो गया। अब इसका कारण क्या, इस कार्य के कारण की वजह से परिणाम क्या है कि जो डकैट्स है वह भाग गए। तो आप किसको ले चलेंगे, द पुलिस, और यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी इसका क्या हो जाएगा, अराइव्ड, और दूसरे सेंटेंस को उसी प्रकार से द डकैट्स रैन अवे, आपका क्या हो जाएगा, रैन अवे। तो जो करता हमें स्वतंत्र, देखिए यहाँ पे पुलिस प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे सन प्राप्त हो रहा है, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, हैविंग, और हैविंग के साथ आप क्या लगा दे रहे हैं, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक देखते हैं जो वाज, इज, एम, आर, वाज वर्ब के रूप में मिलता है, तो उसको देख लेते हैं। The holidays are at end. The holidays are at end, एक सेंटेंस है, ठीक है, द हॉलीडेज आर एट एंड। और दूसरा इसमें कह रहा है बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल, बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। अब इसको देखते हैं, यही सेंटेंस है आपका, यह सेंटेंस दे रहा है। अब इस तरीके के सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें हॉलीडेज, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और लड़के क्या रिटर्न हो रहे हैं, अपने स्कूल को वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। यदि आपको बात हो रही थी कि यहाँ पे इज मिल जाए, एम मिल जाए, या क्या मिल जाए, आर मिल जाए, वाज मिल जाए, और क्या मिल जाए, वर, इनमें से कोई एक आपका अगर हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो यहाँ पे आप जो स्वतंत्र करता तो द हॉलीडेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे, द हॉलीडेज। अब यहाँ पे जो इज, एम, आर जो मिल रहा है, वाज वर्ब मिल रहा है, उसको हम आप किस में कन्वर्ट करेंगे, बीइंग, और आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा एट एंड, इस तरीके से रहेगा, कॉमा लगा के आपका क्या हो जाएगा, बॉय आर रिटर्निंग टू स्कूल। ठीक है, आपका यह कह रहा है कि इसमें जब आपका सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज वर्ब हो तो आप क्या करना है, उसको आप बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। एक और देखते हैं, द टीचर was absent, the teacher was absent, the boy did not work, the boys did not work, did not do work, the boy did not do work।
अब इस सेंटेंस को देखिए, अब यहाँ पे भी आपको सहायक क्रिया क्या मिल रहा है, वाज मिल रहा है। तो आप पहले क्या करिएगा, द, यहाँ पे क्या लीजिएगा, टीचर, और इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, बीइंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, absent, कॉमा लगा के, द बॉयज डिड नॉट डू वर्क्स। ठीक है, तो आपका जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करता, आपने देखा पिछले दो सेंटेंसेज में, यदि वह स्वतंत्र के रूप में है तो उसके साथ परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग का यूज कर रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से दो सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा है कि इन दोनों सेंटेंसेज में यदि सहायक क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वर है, यानी बी के फॉर्म में है, तो उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, बीइंग में करते हैं। अब इसमें कभी कभी आपका पैसिव में सेंटेंस पूछा जाता है, तो उस सेंटेंस को देखिए, पैसिव में आपने सीखा था कि पैसिव में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट स्वतंत्रकर्ता को सबसे पहले रखेंगे, उसके साथ हैविंग और पैसिव की वजह से बीन का यूज करेंगे, तब जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उस सेंटेंस को भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से यदि वह आता है, आप उसका पहचान आपने कर लिया, तो किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं एक सेंटेंस उसका भी। द कैप्टन was killed. The captain was killed. The army fled. The army fled away. फुल स्टॉप। अब यह सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस में कैप्टन और यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आर्मी। तो कैप्टन क्या हो गया, मारा गया। किस तरीके से पता चल रहा है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अभी हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब को देखा था, जो क्या आपको लग रहा था कि उसकी जगह पे हम किसको चेंज करते हैं, बीइंग में। लेकिन वहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगा, जिससे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, बीइंग, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में लेके जाएंगे। लेकिन जब सहायक क्रियाओं के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं किल्ड मिला हुआ है, थर्ड फॉर्म मिले, तो यह सेंटेंस आपको सजेस्ट कर रहा है कि यह सेंटेंस अभी आपका पैसिव में है। तो पैसिव में है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लेके चलेंगे किसको, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैप्टन। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे बीइंग न करके आप किस में यूज करेंगे, हैविंग, और हैविंग के साथ अब हमारा पैसिव में सेंटेंस है तो क्या लगेगा, बीन। यह महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो किल्ड, और यहाँ पे आप दूसरे सेंटेंस को इसी प्रकार से जोड़ दीजिए, द आर्मी फ्लैड अवे। क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से हमने पहचाना कि यह पैसिव में है, और इस पैसिव को हमने किस में, हैविंग के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक और सेंटेंस देखते हैं जरा। The town was enclosed by a strong wall. The town was enclosed by a strong wall. Full stop. कह रहा है the enemy could not capture it. The enemy could not कैप्चर इट। अब यह सेंटेंस देखिए, यहाँ पर भी इसमें देखते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब वाज मिला है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो ये सजेशन दे रहा है कि आपका क्या है, पैसिव है। और देखिए यहाँ पे बाई का यूज है, बाई हो, बी हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, सहायक हेल्पिंग क्रिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुल मिलाकर देख रहे हैं कि यह सेंटेंस अभी आपका पैसिव में है। तो पैसिव में है तो हमको बताया गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में जो सब्जेक्ट लेकर जाएंगे उसके साथ हैविंग और बीन लगाएंगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, द टाउन। अब यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, हैविंग, और यहाँ पे क्या लगाइए, बीन। द टाउन हैविंग बीन। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड
बाई अ स्ट्रॉन्ग वॉल। क्लियर है, कॉमा लगा दीजिए। अब आपका यहाँ पे वाज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पैसिव होने की वजह से हैविंग के साथ बीन। अब उसके आगे हमने क्या, दूसरे सेंटेंस को इसी प्रकार से जोड़ देंगे, द एनमी कुड नॉट कैप्चर इट। तो क्लियर है, आपने देखा किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहचान होती है। अब उस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात कर्ता को किस प्रकार से स्वतंत्र करके एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य को हम जोड़ते हैं। धन्यवाद आप सभी का।